Hello everyone and welcome again. So today we will discuss an important topic of electrodynamics, that is polarization. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोलराइजेशन, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। अब आप जैसे लेक्चरर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी 100% चांसेस हैं कि पोलराइजेशन के रिगार्डिंग इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आज के जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशंस की, और हम फाइंड करेंगे कि अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है तो हम वो कैसे पता करेंगे कि किस टाइप की पोलराइजेशन है और उसका नेचर क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ पोलराइजेशन? In a polarized wave, electric field vector vibrate along the fixed direction with time. ठीक है, तो हमें जैसे कि पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, अगर वो अनपोलराइज्ड वेव है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होंगे वो हर एक डायरेक्शन में होते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अनपोलराइज्ड वेव को। ठीक है, सो दिस इज़ अनपोलराइज्ड वेव, कि जिसमें हर एक डायरेक्शन में इसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं। बट जब हम पोलराइज्ड वेव की बात करते हैं तो पोलराइज्ड वेव में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है सो दैट मीन्स कि जो वो वेव है दैट इज़ पोलराइज्ड इन नेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट, कि जो पोलराइजेशन होती है दैट टेक प्लेस ओनली इन ट्रांसवर्स वेव। सो साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड एज दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ठीक है, सो पोलराइजेशन सिर्फ उनकी होती है वो जिनका जो वेव का नेचर होता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, इसीलिए जो साउंड वेव्स हैं उनको हम पोलराइज्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं इन नेचर। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, क्यों नहीं उनको पोलराइज हम कर सकते। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। सो हमारे पास जो पोलराइजेशन है दैट इज ऑफ 3 टाइप: लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि किन कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें जो हमारे पास वेव होती है वो लीनियर पोलराइज्ड होती है, सर्कुलर होती है, एलिप्टिकल होती है। सो फर्स्ट है हमारे पास लीनियर पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है दैट रिमेन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि लीनियर है तो लीनियर का मतलब होगा स्ट्रेट लाइन, एंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि देखिए हमारे पास कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। क्योंकि लीनियर पोलराइजेशन है तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी और जेड में भी। सो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द वेव इज़ प्रोपिगेटिंग। हम डिफरेंट केसेस सपोज करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपिगेट कर रही है। सबसे पहले है कि हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम यही डिस्कस करते हैं कि जो हमारी वेव प्रोपिगेट करती है वो कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, सो जेड डायरेक्शन के अलोंग अगर वो कर रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन सी डायरेक्शंस में हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वाई डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्चुअली बी जो होता है वो हम मैग्नेटिक फील्ड, और एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तो उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स। अब ये भी डिपेंड करता है कि ई अलोंग एक्स होगा या ई अलोंग वाई होगा, वो डिपेंड करता है कि जो हमारी वेव प्रोपिगेट कर रही है वो लॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है या नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। ठीक है, वन थिंग मोर, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है देन डोंट स्किप, आप इसको फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अगर आपका एक पॉइंट भी मिस हो गया आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो सबसे पहले है लीनियर में भी हम उनकी टाइप्स करते हैं। सबसे पहले है एक्स पोलराइज्ड वेव। ठीक है, एक्स पोलराइज्ड वेव का मतलब होगा कि जो कंपोनेंट है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो प्रेजेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका जो ई वाई कॉम्पोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई पोलराइज्ड वेव। वाई पोलराइज्ड वेव में क्या होगा कि एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा और वाई
कंपोनेंट क्या होगा उसका प्रेजेंट होगा। अब जेड एक्सिस के अलोंग वो पोलराइज नहीं हो सकती, क्योंकि हमने सपोज किया है कि वो वेव है जो वो जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, प्रोपिगेट कर रही है। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and the direction of propagation, and these three are mutually perpendicular to each other। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि वो किसी एंगल पे पोलराइज्ड हो रही हो, लाइक इन दिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जो पोलराइजेशन हो रही है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। इन दैट केस वी विल कॉल दैट वेव थीटा पोलराइज्ड वेव। तो उस केस में अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो अब हमें पता है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ई वाई ओवर ई एक्स। सो थीटा कैन बी इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ई वाई ओवर ई एक्स, एंड द मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय दोनों वेव्स का जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, जो टोटल मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ई एक्स स्क्वेयर प्लस ई वाई स्क्वेयर। ठीक है, एंड और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को, अगर थीटा की टर्म्स में करना हो तो ये तो हो जाएगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर उनमें एंगल क्या होगा, कुछ एंगल होगा, देन इट इज़ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 cos फाई, जो हम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में करते हैं। सो ये था हमारे पास कि वेव है जो अगर लीनियर पोलराइज्ड है तो उसमें फर्दर कौन कौन से केसेस हो जाएंगे। बाकी दोनों केसेस कौन से हैं, सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन के। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन आता है तो वो किस फॉर्म में आता है। सो इनमें से हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन है जो हमें बताएंगी कि जो हमारी लाइट वेव पोलराइज्ड है वो लीनियर है, सर्कुलर है या एलिप्टिकल है। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लिया, ई एक्स नॉट कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप प्लस ई वाई नॉट कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी जे कैप। इसके साथ है हमारे पास एक फैक्टर ई रेज टू पावर जे डेल्टा, वेयर जो डेल्टा है दैट रिप्रेजेंट द फेज डिफरेंस, एंड जो जे है दैट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी आई आ रहा है तो यहाँ पे हमने आयोटा नहीं मेंशन किया। आपको पता है कि हम जे को भी एज ए इमेजिनरी नंबर ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो ये कंपोनेंट हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड दिस कंपोनेंट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, और हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारी वेव है दैट इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, सो सबसे पहले है कंडीशंस हम करेंगे लीनियर पोलराइजेशंस की। इसमें फर्स्ट केस है कि व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स में दैट आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कॉम्पोनेंट्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के, उनमें जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, तो हमारे पास ई रेज टू पावर जे डेल्टा किसके इक्वल बन जाएगा, 1। ई रेज टू पावर 0 बन जाएगा 1। सो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा किसके इक्वल हो सकता है, दैट इज 0, 2 पाई, 4 पाई। ठीक है, और अगर इसको जनरलाइज करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई, एंड इन दैट केस ई रेज टू पावर जे डेल्टा क्या बन जाएगा 1। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई एक्स नॉट कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप प्लस ई वाई नॉट कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी इंटू जे कैप। ठीक है, सो अगर आपको वेव है जो इस फॉर्म की दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स एक्स और वाई के वो इस फॉर्म में दिए गए हैं, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कौन सी पोलराइजेशन है, लीनियर। ठीक है, उसमें क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, कोई भी इन दोनों में फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस होगा, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइन होगा। ओके, सेकेंड केस इसमें क्या है, इन दैट केस जो हमारी वे पोलराइज्ड होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन बनेगी उसकी लीनियर पोलराइजेशन की। ठीक है, सेकेंड केस में है कि अगर हमारे पास ई रेज टू पावर जे डेल्टा जो फैक्टर है दैट इज इक्वल टू -1, सो हमारे पास डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, ऑड मल्टीपल हो जाएगा पाई का, पाई 3 पाई 5 पाई 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, सो अगर ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में फिल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, सो ये देखिए, सो ई जेड हमारे पास आ गया एक्स नॉट, ये सारी टर्म माइनस वो साइड दूसरी टर्म। ठीक है, सो अब यहाँ से हम, और इसकी जो पोलराइजेशन है वो इस डायरेक्शन में बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि अगर वो लीनियर पोलराइजेशन है तो उसका जो फेज डिफरेंस है, या फिर आपको मतलब इस टर्म में भी आप लर्न कर सकते हो कि अगर जो फेज डिफरेंस है जा तो हो 0 डिग्री जा हो 180 डिग्री, यहाँ पे अगर माइनस साइन आता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता,
तो वो वेव क्या होगी, लीनियरली पोलराइज्ड। इसके बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। अब देखिए कि जो लीनियर पोलराइज्ड वेव के लिए हमने जो ई के एक्सप्रेशंस बनाए हैं, सी क्लियरली दोनों एक्सप्रेशंस में देखिए कोई भी हमारे पास जो है इमेजिनरी टर्म नहीं आ रही। आई और जे कैप तो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसमें भी कोई इमेजिनरी टर्म नहीं आ रही। अगर थीटा 180 डिग्री है तो भी कोई इमेजिनरी टर्म नहीं आ रही। इफ़ देयर इज़ नो इमेजिनरी टर्म तो दैट मीन्स क्या है, वो लीनियरली पोलराइज्ड वेव है, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलर पोलराइजेशन। अब सर्कुलर पोलराइजेशन में देखिए अगेन वी हैव रिटन द एक्सप्रेशन फॉर EZT, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा होगा दैट विल बी इक्वल टू 2n+1 π/2। वो किसका मल्टीपल होगा, π/2 का, एंड n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सोन अप टू, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस है व्हेन n इज इक्वल टू 0। अगर n यहाँ पे हम 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, π/2। सो ई रेज टू पावर जे डेल्टा विल बिकम ई रेज टू पावर जे इंटू π/2। अब इसको ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का हम फॉर्मूला लगा के ओपन कर देंगे, दैट इज कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब साइन कॉस π/2 कितना होता है, 0, सो साइन π/2 होता है 1, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा जे, ठीक है। सो अगर ये फील्ड इसमें यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखिए कि ये सेम है बिल्कुल, ये वाला एक्सप्रेशन सारा सेम है, बट यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया हमारे पास, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो कौन सी पोलराइजेशन हो सकती है, दैट कुड बी सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है। सर्कुलर पोलराइजेशन में एक फैक्ट और होता है, दैट इज कि जो मैग्नीट्यूड होता है EX0 एंड EY0 वो दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि वो किसके इक्वल है, E0, तो हमारी EZT क्या फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पे मैंने E0 सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड E0 सब्सटीट्यूट कर दिया और यहाँ पे आ गया J, ठीक है। सो अगर आपको ये वाली ऐसा कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा हो जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा हो, जो हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड, है ना, जिसको बोल देते हैं हम E0 इज, यहाँ पे भी E0 है, सेम होना चाहिए वट एवर इट इज गिवन, ठीक है। सो वो क्या कौन सी होगी, और साथ में कौन सा आ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली वो कौन सी होगी, सर्कुलर पोलराइज्ड वेव, ठीक है। इसको हमने ऐसे भी E0 cos kz प्लस ओमेगा टी यहाँ पे कॉमन रख लिया हमने, यहाँ पे बच गया I कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ऐसे भी हमें फॉर्म दी होंगी तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, उसको कंबाइन करके भी कर सकते हैं। सो अब हमारे पास आ गया एज डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो वही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, वो π/2 का आ जाए, तो वह हम कैसे लिख सकते हैं, E0 cos kz प्लस ओमेगा टी I कैप प्लस जे E0 cos kz प्लस ओमेगा टी माइनस π/2 इंटू जे कैप, ठीक है। तो इन केस अगर इसको हमने देखिए, अगर जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हमारे पास क्या होता है कि दोनों टर्म्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सेम है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। इन केस आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फॉर्म में दिया गया हो, लाइक दिस, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ पे थीटा माइनस 90 हो गया, तो माइनस साइन कॉमन लेके जब हम करेंगे तो वो हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। अगर आपको इस फॉर्म का दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है, आई कैप में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस, और वाई में कैसे हो रहा है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो आपको ये फील्ड को इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यही मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। सो यहाँ पे हो सकता है आपको नेगेटिव साइन भी आ जाए, जैसे लीनियर पोलराइज्ड में होगा तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बट मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या है कि ये दोनों चीज़ें हैं, जो कॉस और कॉस होना चाहिए या फिर साइन और साइन होना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है इफ़ द वेव इज सर्कुलर पोलराइज्ड वेव, ओके। चलो थर्ड है इलिप्टिकल पोलराइजेशन में। इलिप्टिकल पोलराइजेशन की कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा जो होता है आइदर 90 डिग्री होता है। अब देखिए 90 डिग्री तो सर्कुलर पोलराइज्ड में भी था, तो उसमें ये कंडीशन है कि जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं एक्स और वाई के, द मैग्नीट्यूड शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर,
ठीक है। तो सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन में डिफरेंस क्या हो गया कि सर्कुलर में जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और जो डेल्टा है फेज डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू π/2। अब एलिप्टिकल में भी जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है हमारे पास π/2 दैट इज़ 90 डिग्री। बट एलिप्टिकल में जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं, जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वेव के, वो दोनों आपस में सेम नहीं होती, ये कंडीशन होती है। और सेकेंडली अगर डेल्टा हमारे पास 90 डिग्री नहीं है तो और कौन सी वैल्यू हो सकती है, दैट इज़ 0, π/2, पाई, 3π/2 सोन अप टू n π/2। तो अगर ये हमारे पास कोई भी फेज डिफरेंस आ रहा है और एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल, तो दैट मीन्स कि वो वेव जो होगी दैट विल बी एलिप्टिकल पोलराइज्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने देख लिया कि सर्कुलर पोलराइज्ड है, एलिप्टिकल है, तीनों केसेस हमने कर लिए है, लीनियर है। नाउ वी विल सी कि हमें ये भी क्वेश्चन में पूछा होता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड पोलराइज्ड है, और लेफ्ट और राइट में भी तीनों कंडीशंस ही पूछी जाती हैं। लीनियर में नहीं होता, एलिप्टिकल या सर्कुलर में, ठीक है। सो उसके लिए जो हमारे पास रूल क्या होते हैं, फर्स्ट ये है कि टूवर्ड्स अस इलेक्ट्रिक वेक्टर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज़ राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड। अगर हमारी तरफ आते हुए अगर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है देन वो होगी राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड। अगर वो वेक्टर इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड एंड सिमिलर इज़ फॉर एलिप्टिकल पोलराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी कई बार इस रूल में भी, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बट इसमें भी क्या है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। सो आपको मैं एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊँगी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कि उसमें अगर हमें एलिप्टिकल सर्कुलर है तो वो कंडीशन से पता लग जाएगी, वो लेफ्ट है या राइट है वो हमें कैसे पता करना है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। So the first question is the electric field of an electromagnetic wave is given by this, ठीक है। Ez is given, EZT is equal to E0 cos kz plus omega t I cap plus 2 E0 sin kz plus omega t j cap, ठीक है। This represents, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है, कि ये वेव है वो लेफ्ट पोलराइज्ड वेव है ट्रैवलिंग इन, सॉरी, इट इज़ लीनियरली पोलराइज्ड वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव ट्रैवलिंग इन माइनस z डायरेक्शन, एलिप्टिकल है या फिर अनपोलराइज्ड वेव है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखना है कि वो लेफ्ट है या राइट है, सर्कुलर है या एलिप्टिकल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है कॉस और यहाँ पे वाई कंपोनेंट में क्या है, साइन। तो ऑब्वियसली इन दोनों में जो फेज डिफरेंस हो गया वो कितने का हो गया, दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री फेज में दो ऑप्शंस है हमारे पास कि आइदर इट मे बी सर्कुलर पोलराइज्ड और एलिप्टिकल पोलराइज्ड। तो अब इसके अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे हम इनके एम्पलीट्यूड्स। सो सी, जो एक्स कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड है दैट इज़ E0, वाई कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड है दैट इज़ 2E0। सो एम्पलीट्यूड हेयर्स आर नॉट इक्वल, एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है। जो हमारे पास फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। तो क्लियरली ये किसका केस हो गया, दैट इज़ द केस ऑफ एलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव, ठीक है। अब हमें पूछा है तो अब सबसे पहले हम ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट कैंसिल हो गई, सेकंड हो गई, फोर्थ हो गई, हमारे पास बची अब सी ऑप्शन, ठीक है। वैसे तो यहाँ से क्लियर हो गया क्योंकि एलिप्टिकल पोलराइजेशन के रिगार्डिंग और कोई भी ऑप्शन नहीं है। नाउ सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज एन एलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव ट्रैवलिंग अलोंग। अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो अगर यहाँ पे साइन क्या होता है, प्लस होता है, देन इट इज़ ट्रैवलिंग इन माइनस z डायरेक्शन। अगर यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस होगा, देन इट इज़ ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो माइनस z डायरेक्शन। सो द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो देखिए हमें अब रूल्स पता चल गए हैं। अब एलिप्टिकल है, सर्कुलर है, ये तो हम एक सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है circularly polarized light consists of two perpendicular electromagnetic plane waves of equal amplitudes but differing by a phase theta. The magnitude of theta must be, अब हमें इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है जो वेव है दैट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड। अब उन्होंने पूछा है कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर हैं वो किसी फेज एंगल थीटा से डिफर कर रहे हैं। अब हमें फेज एंगल बताना है। अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि सर्कुलर पोलराइज्ड है, फेज एंगल वहाँ पे कितना होगा, दैट इज़ 90 डिग्री। सो द आंसर विल बी π/2। सो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन EM वेव इज गिवन बाय दिस वैल्यू, द वेव इज। अब हमें फिर बताना है, अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली उन्होंने पूछा क्या है। द लीनियरली पोलराइज्ड, क्या ये वेव लीनियरली पोलराइज्ड है एट एंगल दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, या इस एंगल से वो लीनियरली पोलराइज्ड है। थर्ड ऑप्शन है एलिप्टिकल पोलराइज्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और elliptically polarized in counterclockwise direction when seen traveling towards the observer। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि लीनियर है या एलिप्टिकल है, दो ऑप्शन ही हमारे पास गिवन है। सेकंड हमें ये बताना है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेगी या एंटी क्लॉकवाइज में करेगी, दैट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी पोलराइजेशन होगी। सो फर्स्टली सी, सो यहाँ पे 3 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 है, मैग्नीट्यूड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कंपोनेंट है हमारे पास, फर्स्ट में साइन के रिलेटेड और दूसरा कौन सा है कॉस का, तो ऑब्वियसली इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया 90 डिग्री। सो ये क्लियरली है, एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल, डेल्टा इज 90 डिग्री, सो दिस इज द केस ऑफ इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये जो पोलराइजेशन है उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो ये आप ध्यान से समझना कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। सो सी है, सबसे पहले हमारा काम होता है कि जब हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या लेफ़्ट या राइट हमें बताना होता है, तो वो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। मींस अगर फर्स्ट पार्ट साइन में गिवन है तो सेकंड भी साइन में होना चाहिए, या अपनी चॉइस है, आप दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए कि जो सेकंड वाला कॉस वाला कंपोनेंट था उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, साइन में। सो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कॉस थीटा के, सो उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया साइन के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इंटू जे के। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे ई एक्स और ई वाई की वैल्यू अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट। तो ये आई कैप है तो मीन्स ये एक्स कॉम्पोनेंट है और ये कौन सा है हमारा वाई कॉम्पोनेंट। तो ई एक्स हमारे पास आ गया 3 साइन के जेड हो जाएगा 0 यहाँ पे, माइनस ओमेगा टी, और साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। सो ई एक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया -3 साइन ओमेगा टी आई कैप। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे ई वाई के लिए, यहाँ पे अगर z0 फिल करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। फिर से मैंने माइनस साइन क्या निकाल लिया कॉमन, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो हमारे पास बच जाएगा ई वाई इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इंटू जे कैप। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी विल फिल ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम से हमें पता चलेगा वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज की पोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, उसकी। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है लाइक दिस की ये है कि ओमेगा टी एंगल बना के यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस स्टार्ट कर रहा है उस या वहाँ से। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे ओमेगा टी 0 फिल करेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, तो एक्स वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, बट वाई में देखिए जब ओमेगा टी हम यहाँ पे 0 फिल करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा साइन पाई बाई 2 दैट इज़ 1। सो वी विल गेट ई वाई इज इक्वल टू 4 जे कैप। ठीक है, अब देखिए ओमेगा टी जब 0 था तो एक्स कॉम्पोनेंट क्या आया हमारा 0, बट वाई की वैल्यू आ गई, तो ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। ओके, इसकी मूवमेंट देखनी है हमें कि कैसे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब हमने ओमेगा टी पाई बाई 2 कंसीडर किया तो यहाँ पे ओमेगा टी कितना हो गया, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1। सो ई एक्स आ गया -3 आई कैप, और ई वाई कितना हो जाएगा, ओमेगा टी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज़ पाई, साइन पाई कितना होता है 0, सो ई वाई हो जाएगा 0। अब ओमेगा टी पाई बाई 2 के लिए जो हमारे पास पॉइंट आया वो एक्स के लिए वैल्यू आई, बट वाई के लिए वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सफिशेंट है। अगर आप तीसरा फाइंड करना चाहते हो लाइक ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई के लिए
ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/4 के लिए, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π के लिए आप कितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, बट हमें 2 से क्लियर हो रहा है। सो अब देखिए, सो यहाँ से देखिए कि ये पहले हमारे पास पॉइंट ये आया था फर्स्ट पॉइंट, ये आया था सेकंड, तो जो वेव है हमारी वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज़ y to x, ऐसे मूव कर रही है। सो क्लियरली ये कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हमें ऑप्शन में भी यही दिया था कि जो हमारी वेव है वो इलिप्टिकल पोलराइज्ड है और वो कैसे मूव कर रही है। सी ऑप्शन में गिवन था क्लॉकवाइज, डी ऑप्शन में गिवन था काउंटर क्लॉकवाइज, सो द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन सही होगा। सो दिस इज़ हाउ टू फाइंड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि काउंटर क्लॉकवाइज भी ठीक है, वो भी इजीली पता चल जाता है, अब वो लेफ़्ट पोलराइज्ड है या राइट सॉरी, उसके लिए भी हमें यही पॉइंट क्या करने पड़ते हैं, फाइंड करने पड़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is the electric field of the light wave is given by this expression. We have to find the state of polarization, left, right, circular की ऑप्शन है या इलिप्टिकल की ऑप्शन है। सो फिर वही हम कंसेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे पहले तो सबसे पहले ये चेक करेंगे वो सर्कुलर है या इलिप्टिकल है। सो यहाँ पे देखिए ई नॉट है, कॉमन है दोनों के लिए, आई और जे के लिए। सो दैट मीन्स ई नॉट एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। अब फेज डिफरेंस देखना है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, बट यहाँ पे साइन में क्या है, π/4। तो अगर वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होती तो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आता, π/2, बट यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, π/4। सो क्लियर है ये कौन सा केस है, दैट इज़ एलिप्टिकल पोलराइजेशन। अब फिर हमें बताना है कि वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। सो फिर हम वही पार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये 2 कंडीशन से हमें पता चल गया कि वो कौन सी पोलराइज्ड है। सो देखिए, सो सबसे पहले मैंने ई एक्स को सेपरेट कर लिया, ई वाई को सेपरेट कर लिया। अगेन फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि आपको किसके अबाउट वैल्यू फाइंड करनी होती है, अबाउट z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे z 0 फिल कर दिया तो हमारे पास ई एक्स और ई वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट वी विल फिल ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 0 फिल करेंगे तो ई एक्स आ जाएगा 0, और यहाँ पे फिल करेंगे तो ई एक्स आ जाएगा, ई वाई आ जाएगा साइन -π/4, तो माइनस बाहर निकल जाएगा। ई नॉट साइन π/4 जे कैप, π/4 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, माइनस ई नॉट बाई √2 जे कैप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4 के लिए। अब जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो फ्रॉम 0 to 360 डिग्री फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि वो मूव कैसे कर रहा है ओमेगा टी 0 से स्टार्ट करके। अब देखिए पहले केस में हमारे पास ओमेगा टी जब 0 था तो ई एक्स क्या आ गया हमारे पास 0, ठीक है। बट ई वाई कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ मूविंग इन -j एक्सिस। सो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड हम फाइंड कर रहे हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4। सो π/4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ई एक्स आ जाएगा ई नॉट बाई √2 इंटू आई कैप, ठीक है। ई वाई के लिए फिल करेंगे, π/4 फिल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा 0। अब देखिए जब हमने सेकंड पॉइंट फाइंड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, बट y की वैल्यू क्या हो गई 0। नाउ क्लियरली देखिए कि ये ऐसे मूवमेंट हो रही है इसकी, ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा था सेकंड पॉइंट। सो दिस इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास साइन है दैट इज़ -z, ठीक है। दैट मीन्स द वेव इज़ मूविंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव z डायरेक्शन ये ऐसे बनेगी, जैसे मैंने यहाँ पे पेन बनाया हुआ है। अगर हम अपना राइट और लेफ्ट हैंड यूज़ करें, ठीक है, सपोज आई एम यूजिंग माई राइट हैंड, क्योंकि मैंने जो राइट हैंड थंब रूल है, जो लेफ्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है, उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में आपकी z एक्सिस है, मीन्स वेव ट्रैवल कर रही है। सो वेव इज़ ट्रैवलिंग अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ क्योंकि पॉजिटिव z है तो पॉजिटिव z यहाँ पे क्या आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए कि जो हमने ये जो वैल्यू बनाई है दिस वन, अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा राइट हैंड साइड सही आ रहा है, ठीक है। ये क्लॉक ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये राइट हैंड साइड अगर यहाँ पे हम पॉइंट रखें सी, सो यहाँ पे ये ऐसी जो हमारी फिंगर्स हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो अगर हमारे पास आंसर होता क्लॉकवाइज या ऑप्शन होती क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फिर से कौन सा आ जाता, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बट अगर उन्होंने राइट और लेफ्ट पूछा है तो ये किस हैंड से अप्रोप्रिएट हो रहा है, राइट हैंड। सो दैट्स वाई दिस इज़ राइट हैंडेड एलिप्टिकल पोलराइज्ड, ठीक है। अब लेफ्ट का भी देख लीजिए आप,
अगर हम अपना लेफ्ट थंब यूज़ करते हैं यहाँ पे टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो कैसे कर्ल हो रही हैं, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट जो हमारी वेव मूव कर रही है, जैसे हमने पॉइंट्स बनाए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, वो जा रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास अप्रोप्रिएट आ रहा है, दैट इज़ राइट हैंड। सो दिस इज़ द वे टू फाइंड कि वो राइट है या लेफ्ट है, ठीक है। ये मेथड सबसे बेस्ट है। जो मैंने पहले पॉइंट्स लिखे थे वो कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाती है उसमें, वैसे तो वो भी सही है, बट आप यही मेथड यूज़ करना कि जिस डायरेक्शन में वेव्स आ रही है उसके अकॉर्डिंगली, और जो आपने ये पॉइंट फाइंड किए हैं, आप अपना राइट और लेफ्ट थंब यूज़ करो, ठीक है। जो भी हमारे पास जिस डायरेक्शन में भी फिंगर कर्ल्स होंगी इसी डायरेक्शन में, तो वो हमारा होगा लेफ़्ट और राइट, या तो फिर लेफ़्ट से होंगी या फिर किससे होंगी, वो राइट से। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन। ये टॉपिक लेक्चरर केडर के लिए अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और मैंने जितनी सिंप्लीफाइड इसमें बताने की कोशिश की है, जितना सिंप्लीफाई करके मैं इसको बता सकती थी मैंने आपको बताया है। अब आप क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो इसके रिलेटेड अगर आपको कहीं से भी मिलते हैं तो, ठीक है। सो ये टॉपिक आपको डेफिनेटली करना ही करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पोलराइजेशन का एक जो टॉपिक है वो आता ही आता है, ओके। सो लास्ट, अब देखिए फिर से वही बात है कि मैं कहूँगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। द थिंग इज़ कि अगर आप लाइक करते हो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो मेरा चैनल, तो क्या होता है, उससे अप्रिसिएशन मिलती है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपको कुछ अच्छा रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं होता। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।